हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे परिवार एग्जाम डे में। आज हम पढ़ेंगे परमाणु। अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए प्रैक्टिस सेट नंबर 6 में आज हम पढ़ेंगे परमाणु। परमाणु किसे कहते हैं? पदार्थ जिन छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ जिन छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, मिलकर बना होता है, उन्हें परमाणु कहते हैं। परमाणु को किसी भी भौतिक एवं रासायनिक विधि से विभाजित नहीं किया जा सकता। नहीं किया जा सकता, इस बात को ध्यान रखेंगे आप। परमाणु किसे कहा जाता है? पदार्थ जिन छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, उन छोटे छोटे कणों को परमाणु कहते हैं। परमाणु को किसी भी भौतिक एवं रासायनिक विधि से विभाजित नहीं किया जा सकता। ठीक है। परमाणु का आकार गोलाकार होता है। ठीक। परमाणु के ठीक बीच में नाभिक होता है। नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की थी। ठीक है। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्षाओं में घूमते रहते हैं। ठीक है। नाभिक का आकार, ये नाभिक है, नाभिक। ठीक है। नाभिक में धनावेश होता है। संपूर्ण परमाणु का धनावेश कहाँ होता है? नाभिक में, जो एक गोलाकार शेप में होता है, जिसकी त्रिज्या, इस गोलाकार शेप की त्रिज्या किस शेप का होता है? ये गोलाकार। ठीक है। इसकी त्रिज्या कितनी होती है? नाभिक की त्रिज्या होती है 10⁻⁻15 मीटर कोटि की। एक तो इस मान को याद रखेंगे आप कि नाभिक का आकार होता है गोलाकार। संपूर्ण परमाणु का धनावेश नाभिक में पाया जाता है। नाभिक की त्रिज्या होती है 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है। नाभिक की खोज किसने की थी? नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की थी। ठीक है। तो ध्यान रखेंगे इस बात को भी कि नाभिक की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड ने किस विधि द्वारा की थी? स्वर्णपत्र झिल्ली पर अल्फा कणों के प्रकीर्णन से नाभिक की खोज की थी। रदरफोर्ड ने बताया था कि जो अल्फा कण स्वर्णपत्र में से सीधे गुजर जाते हैं, तो निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है। कुछ अल्फा कण 180 डिग्री पर वापिस आ जाते हैं, तो निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का संपूर्ण धनावेश किसी एक बिंदु पर केंद्रित है। कुछ अल्फा कण 90 डिग्री से कम कोण पर विक्षेपित हो जाते हैं, तो इससे निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का आकार गोलाकार है। तो रदरफोर्ड ने अल्फा कणों का प्रकीर्णन किया। अल्फा कणों के प्रकीर्णन से अनेक निष्कर्ष निकाले। ठीक। ये निष्कर्ष आप लोगों को बता दिए गए हैं। उसके बाद आगे देखो, ये नाभिक जिस पर प्लस चार्ज होता है, नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाएं होती हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। ठीक है। जिनमें इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। ठीक। नाभिक से इलेक्ट्रॉन नाभिकीय बल द्वारा जुड़े रहते हैं। नाभिकीय बल। नाभिक से इलेक्ट्रॉन किस बल द्वारा आकर्षित होते हैं? नाभिकीय बल द्वारा। नाभिक की त्रिज्या आप लोगों को बता दी गई है। परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है? परमाणु की त्रिज्या होती है 10⁻⁻10 मीटर कोटि की। एक तो ये याद रखेंगे कि परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है? 10⁻⁻10 मीटर कोटि की।
परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन के। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो संपूर्ण परमाणु उदासीन होता है। इस बात का ध्यान रखेंगे कि संपूर्ण परमाणु कैसा होता है, उदासीन। क्यों? क्योंकि परमाणु में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव होता है, प्रोटॉन पर चार्ज पॉजिटिव होता है। उसके बाद देखो, तो एक क्वेश्चन तो यही बनता है कि संपूर्ण परमाणु धनावेशित होता है, ऋणावेशित होता है या उदासीन होता है। तो कैसा होता है, उदासीन। उसके बाद देखिए, अब देखेंगे इलेक्ट्रॉन की खोज। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है नेगेटिव, जिस पर आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁹ कूलाम। ठीक है। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे टॉमसन ने, जे टॉमसन। ठीक है, आपको इतनी बात ध्यान रखनी है। सेकंड पॉइंट आता है प्रोटॉन। प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है पॉजिटिव, आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁹ कूलाम। ठीक। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी, रदरफोर्ड। ठीक है। तीसरा न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन भी नाभिक में ही पाए जाते हैं। न्यूट्रॉन कहाँ मिलते हैं, नाभिक में। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रॉन उदासीन होता है। न्यूट्रॉन कैसा होता है, उदासीन, इस पर कोई चार्ज नहीं होता। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी, जेम्स चैडविक। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। ठीक है, आगे देखो। इसके बाद आते हैं नील बोहर। नील बोहर ने बताया कि इलेक्ट्रॉन परमाणु में उन्हीं कक्षाओं में घूम सकते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग NH/2π का पूर्ण गुणज हो। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। नील बोहर से कुछ क्वेश्चन आते हैं। नील बोहर ने जो अपने प्रैक्टिकल करे, जो निष्कर्ष निकाले, तो नील बोहर ने बताया कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग NH/2π हो, जहां n क्वांटम संख्या है, मतलब कक्ष संख्या, क्वांटम संख्या। ठीक है, क्वांटम संख्या आपकी K L M N, ये कक्ष संख्याएं होती हैं, कक्षाएं। इनके उपकोष होते हैं, ये उपकोष देखो। के उपकोष में केवल के कक्षा में या के कोष में केवल S उपकोष पाया जाता है। L में SP पाया जाता है, S और P। M में SPD और N में पाए जाते हैं SPDF। S उपकोष में केवल 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ठीक है, और P में 6 रह सकते हैं। S में 2, P में 6, 2 6 10, 2 6 10 और 14। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे S उपकोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2। ठीक है, और आपसे पूछा जाए कि L कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2। L कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2 S उपकोष के और 6 P उपकोष के। तो कितने हो गए टोटल, 8। तो इसी प्रकार से आगे भी लिखे हुए हैं। ठीक है, आगे देखो। यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m हो और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ v वेग से स्मॉल r त्रिज्या के पथ पर गति कर रहा हो,
तो इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग कितना हो जाएगा, J बराबर हो जाएगा mvr बराबर NH/2 पाई। तो नील बोहर ने सीधे बताया था कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग NH/2 पाई का पूर्ण गुणज है। ठीक है, तो जहां ये m क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, v है इलेक्ट्रॉन का वेग, और r क्या है, परमाणु की त्रिज्या, मतलब उस कक्षा की त्रिज्या जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, कक्ष त्रिज्या, कक्ष त्रिज्या। ठीक है, इन तीन बातों को याद रखेंगे। और h तो सभी जानते हैं, ये क्या है, प्लांक नियतांक, प्लांक नियतांक, जिसका मान आप लोगों को पहले पिछली वीडियोज में ही बता दिया गया है, 6.67 इंटू 10⁻⁻34। और इसका आपको मात्रक विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि प्लांक नियतांक का मात्रक क्या होता है, जूल सेकंड। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाएगा सीधा कि जूल सेकंड किस भौतिक राशि का मात्रक है या किस नियतांक का मात्रक है, तो यह है प्लांक नियतांक। आगे देखो, नील बोहर ने अनेक प्रयोग करे और अनेक निष्कर्ष निकाले। यहाँ केवल हम शॉर्ट नोट्स देखेंगे, जितना पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है हम केवल उतना पढ़ेंगे। यहाँ डिटेल में एकेडमिक की तरह हम डिटेल में यहाँ नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको केवल ध्यान रखना है। ठीक है, क्या होगा कि किसी भी कक्षा की त्रिज्या, ये जो परमाणु है आपका नाभिक के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं भिन्न भिन्न कक्षाओं में, तो किसी भी इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या जिस कक्षा में वह घूम रहा है क्वांटम नंबर के स्क्वायर के अनुक्रम अनुपाती होती है। ठीक है, कक्ष संख्या के वर्ग के अनुक्रम अनुपाती होती है त्रिज्या। तो यहां से आपसे रेशियो पूछ सकता है कि वैसे इसको बोहर त्रिज्या कहते हैं कि किन्हीं तीन कक्षाओं की बोहर त्रिज्या का अनुपात ज्ञात कीजिए, किन्हीं तीन कक्षाओं की बोहर त्रिज्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सीधा क्या कह रहा है वो कि n बराबर 1 के लिए, 2 के लिए और 3 के लिए। तो रेशियो क्या हो जाएगा, R1 बराबर 1, R2 बराबर 2 का स्क्वायर करेंगे 2, R3 बराबर कितना हो जाएगा 3 3 9। तो रेशियो कितना हो गया, R1 अनुपात R2 अनुपात R3 इज इक्वल टू 2 दूनी 4, ये 4 आएगा, 4 इंटू 9। ठीक है, तो ये बोहर त्रिज्या का अनुपात खूब पूछा जाता है कि किन्हीं तीन कक्षाओं के लिए, किन्हीं चार कक्षाओं के लिए बोहर त्रिज्या का अनुपात क्या होगा, इसको बोहर त्रिज्या कहते हैं। यानी कि परमाणु की किसी भी इलेक्ट्रॉन की कक्ष त्रिज्या। ठीक, तो इस बात को ध्यान में रखेंगे, इस तरह से रेशियो निकाला जाता है। वेग के लिए भी आता है कि आप सभी को पता होना चाहिए कि कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक से जितना ज्यादा दूर होगा उसकी कक्ष त्रिज्या उतनी ही ज्यादा बड़ी होगी। नाभिक से दूर वाले इलेक्ट्रॉन की कक्ष त्रिज्या बड़ी होगी, तो ये स्क्वायर में चलती है। ठीक, ऐसे ही वेग, जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास वाली कक्षाओं में होते हैं उनकी चाल तेज होती है, जो इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर वाली कक्षाओं में होते हैं उनकी चाल कम होती है। तो वेग व्युत्क्रमानुपाती होता है क्वांटम नंबर के। ठीक है, तो कक्ष संख्या जितनी ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन का वेग उतना ही कम होगा। तो ये यहां से आपको याद रखना है। ठीक है, आगे देखो, तो हमने परमाणु की परिभाषा सीखी, उसके बाद रदरफोर्ड से संबंधित क्वेश्चन सीखे जो जो बन सकते थे, नील बोहर के हमने निष्कर्ष निकाले। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि जब किसी परमाणु को ऊर्जा दी जाती है बाहर से, जब किसी भी परमाणु को ऊर्जा दी जाती है तो उसकी बाह्य कक्षा के इलेक्ट्रॉन ऊर्जा पाकर ऊंची कक्षा में चले जाते हैं। ठीक है, तो यहां से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं ये देखिए। ये कोई परमाणु है भाई, ठीक है, ये कोई परमाणु है। जब परमाणु को ऊर्जा देने पर, परमाणु को ऊर्जा देने पर,
तो पहला तो यही क्वेश्चन है कि परमाणु ऊर्जा किस रूप में ग्रहण करता है। तो परमाणु ऊर्जा किस रूप में ग्रहण करता है? विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में। पहली बात, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में परमाणु जो ऊष्मा है या ऊर्जा है किस रूप में ग्रहण करता है? विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में। पहला क्वेश्चन, ठीक है। आगे देखो, जब परमाणु को ऊष्मा दी जा रही है तो परमाणु ऊष्मा को अवशोषित करेगा, ठीक है। परमाणु ऊष्मा अवशोषित करेगा तो परमाणु की बाह्य कक्षा का इलेक्ट्रॉन ऊर्जा पाकर ऊंची कक्षा में जाएगा। तो ऊष्मा अवशोषित कर रहा है तो इसे कहते हैं अवशोषण संक्रमण, ठीक है। क्या कहा जाता है इसको? अवशोषण संक्रमण। 10 की घात -8 सेकंड वह ऊंची कक्षा में रुकता है और ऊर्जा को त्याग कर पुनः अपनी नीची कक्षा में आ जाता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। देखो हाइड्रोजन के लिए, देखो सबसे पहले हाइड्रोजन के लिए समझना आसान होगा, तो मैंने माना कि हाइड्रोजन परमाणु के लिए देख लेते हैं। हाइड्रोजन परमाणु के लिए, तो हाइड्रोजन परमाणु के लिए सीखते हैं हम। हाइड्रोजन परमाणु में एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन है ये। आप इसको बाहर से हीट कर रहे हैं या ऊर्जा दे रहे हैं तो क्या होता है कि अपनी कक्षा को छोड़कर नई कक्षा बनाता है, ठीक है, और ऊंचे ऊर्जा स्तर में चला जाता है, ठीक है। तो जो आप इसको ऊर्जा दे रहे हैं ये किस रूप में ऊर्जा ग्रहण करता है? विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में इसने ऊर्जा ग्रहण करी। यहां यह इस कक्षा में 10 की घात -8 सेकंड रुकता है। उसके बाद ऊर्जा को निकालकर यानी कि ऊर्जा उत्सर्जित करके ऊर्जा उत्सर्जित भी किस रूप में करता है? ऊर्जा उत्सर्जित भी विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में ही करता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। परमाणु ऊर्जा ग्रहण भी विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में ही करता है और ऊर्जा का उत्सर्जन भी विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में ही करता है। ऊंची कक्षा में कितने सेकंड रुकता है? 10 की घात -8 सेकंड, ठीक। आगे देखो, जब परमाणु को ऊर्जा दी जाती है, हमने माना कि परमाणु की प्रारंभिक ऊर्जा E1 है, ठीक है, एनर्जी E1 मान ली हमने। ये परमाणु था, परमाणु की प्रारंभिक एनर्जी हमने E1 मान ली है। हमने ऊर्जा अतिरिक्त देकर परमाणु की ऊर्जा E2 हो जाती है, ठीक है। कितनी हो जाती है? मान लेते हैं इसको, माना कि परमाणु की प्रारंभिक ऊर्जा E1 है, सॉरी E1 है, ठीक है। जब आप इसको बाहर से ऊर्जा देते हैं तो परमाणु की ऊर्जा E2 हो जाती है, ठीक है। जब परमाणु को बाहर से ऊर्जा मिलती है तो परमाणु की ऊर्जा E2 हो जाती है। हमने ऐसा मान लिया कि E2 हो जाती है तो पहले ऊर्जा कम रही होगी, आपने ऊर्जा होती ज्यादा हो गई होगी, ठीक है। तो परमाणु ने जिस रूप में ऊर्जा ग्रहण करी तो डेल्टा E बराबर हो जाएगा E2 - E1।
तो एनर्जी डिफरेंस का डेल्टा ई बराबर इतना हो गया, और एनर्जी किस रूप में ग्रहण कर रहा है वो, विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में। ये ग्रहण की गई एनर्जी कितनी है, अतः परमाणु द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा, ये क्या है, डेल्टा टी, डेल्टा ई ग्रहण की गई ऊर्जा, ग्रहण की गई ऊर्जा, ठीक है, ग्रहण की गई ऊर्जा है डेल्टा ई। तो किस रूप में ग्रहण करता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में, और विद्युत चुंबकीय तरंग की एनर्जी कितनी होती है, एच न्यू E2 माइनस E1, ठीक, इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो क्या है, तो आप इधर ऐसे लिख सकते हैं E2 माइनस E1, इधर देख लो नीचे, इधर ही देखो यहाँ, तो E2 माइनस E1 बराबर कितना हो जाएगा, H न्यू, जहां H है प्लांक नियतांक, न्यू है विद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति, न्यू बराबर होता है प्रकाश की चाल बटे तरंग दैर्ध्य। तो हम इसको लिख सकते हैं या करके E2 माइनस E1 इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे देखो, तो आपसे पूछा जा सकता है कि आवृत्ति भी पूछ सकता है, तरंग दैर्ध्य भी पूछी जा सकती है, मतलब कुछ भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो यहीं से इस क्वेश्चन को कर लेंगे हम। उसके बाद आगे देखिए, जब किसी भी परमाणु को ऊर्जा दी जाती है तो ऊर्जा को वो अवशोषित करता है, तो उसको कहते हैं अवशोषण संक्रमण। 10 की घात माइनस 8 सेकेंड के बाद ऊर्जा त्याग कर इलेक्ट्रॉन पुनः अपनी कक्षा में आता है, तो जब त्यागी जा रही है ऊर्जा अर्थात उत्सर्जित की जाती है ऊर्जा, तो उसको कहते हैं उत्सर्जित संक्रमण। तो इस प्रकार से संक्रमण दो प्रकार से के होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे हाइड्रोजन परमाणु के लिए अवशोषण संक्रमण, ठीक है। हाइड्रोजन परमाणु के लिए अवशोषण संक्रमण, ठीक है। तो देखो, हमने ये हाइड्रोजन की विभिन्न कक्षाएं बना ली, N1 N2 N3 N4 डॉट 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 N इनफाइनाइट, ठीक है। इसको कहते हैं निम्नतम अवस्था, निम्नतम अवस्था, ठीक है। ये क्या है, ये हमने जो बनाया है क्या है, अभी आपको मैं परमाणु बता रहा था, परमाणु में नाभिक होता है, नाभिक के बाद ये पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा। तो हमने हाइड्रोजन के लिए लिया है, तो हाइड्रोजन परमाणु में क्या होता है, सबसे पहले देखिए, हाइड्रोजन परमाणु में एक प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, और पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन होता है जो अपनी मूल अवस्था में होता है। तो सबसे पहली कक्षा को हम निम्नतम अवस्था या मूल अवस्था कहते हैं, जिसकी ऊर्जा होती है, किसी भी कक्षा की ऊर्जा, हाइड्रोजन परमाणु के लिए किसी भी कक्षा की ऊर्जा En बराबर होता है माइनस के 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन n स्क्वायर, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो हाइड्रोजन परमाणु के लिए, जबकि हाइड्रोजन परमाणु के लिए Z बराबर कितना होता है, एक हाइड्रोजन के लिए पूरा फॉर्मूला तो ये होता है भाई, इंटू जेड स्क्वायर, सॉरी इंटू जेड, En बराबर होता है माइनस के 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस भौतिक राशि का मात्रक है, क्वेश्चन तो यहां से भी मालूम किया जा सकता है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस भौतिक राशि का मात्रक है, तो ये किसका मात्रक है, ऊर्जा का। ध्यान रखेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस भौतिक राशि का मात्रक है, ऊर्जा का, ठीक है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए आगे कि किसी भी कक्षा की एनर्जी इतनी होती है, तो पहली कक्षा की एनर्जी n बराबर 1 रखेंगे तो कितनी आ जाएगी, माइनस के 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस के, तो पहली कक्षा की एनर्जी आ गई माइनस के 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दूसरी कक्षा की एनर्जी n बराबर 2 रखेंगे तो कितनी आ जाएगी, 3.4, माइनस के 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n बराबर 3 रखेंगे तो तीसरी कक्षा की 3 3 9 से भाग करेंगे इसको, माइनस के 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी प्रकार से, तो यहां देखिए आप, मैंने ये गैप ज्यादा बनाया था, उसके बाद गैप लगातार घटाता जा रहा हूं, तो इसका मतलब है कि पहली कक्षा और दूसरी कक्षा के बीच का गैप, एनर्जी गैप ज्यादा होता है।
दूसरी, ये तीसरी कक्षा, सॉरी ये तीसरी कक्षा नीचे थी, माइनस के 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एनर्जी गैप यहाँ कम है, इसलिए गैप कम करा गया है। ऐसे ही ऊपर की कक्षाओं की एनर्जी भी हम निकाल सकते हैं। तो जब हाइड्रोजन परमाणु को बाहर से ऊर्जा दी जाती है, जब हम इसको बाहर से ऊर्जा देते हैं, तो पहली कक्षा का इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा में भी जा सकता है, तीसरी में भी जा सकता है, चौथी में भी जा सकता है, या परमाणु को छोड़कर अनंत कक्षा में भी जा सकता है। जब कोई इलेक्ट्रॉन परमाणु को छोड़कर जाता है तो हम उसको कहते हैं कि वो अनंत कक्षा में चला गया, अर्थात वो आयनित हो जाता है। तो जब कोई भी इलेक्ट्रॉन अनंत कक्षा में आ जाता है तो इस अवस्था को कहते हैं आयनित अवस्था। आयनित अवस्था। तो ध्यान रखेंगे, अगर कोई इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा से ऊर्जा दी आपने पहली कक्षा में उसको, वो इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा में चला गया, दूसरी कक्षा ये क्रिएट करेगा, अपने चारों तरफ बनाएगा, ठीक है। दूसरी कक्षा में गया तो दूसरी कक्षा में जाने के लिए उसके पास कितनी एनर्जी होनी चाहिए, मतलब दूसरी कक्षा की एनर्जी माइनस के 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, पहली कक्षा की एनर्जी माइनस के 13.6 है, तो कितनी एनर्जी और चाहिए, तो यहाँ पहुँचने के लिए उसको 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी और चाहिए, तब जाकर वो ऊंची कक्षा में जा सकता है, दूसरी कक्षा में, ठीक है। तो यहां देखिए, ये अवशोषण संक्रमण था। अवशोषण संक्रमण में क्या हुआ कि पहली कक्षा से दूसरी कक्षा में जाएगा, अगर उसका आप 10.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देंगे, उससे ज़्यादा देंगे तो तीसरी में, उससे ज़्यादा देंगे तो चौथी कक्षा में जा सकता है। तो सारे के सारे कहाँ जा रहे हैं, ये पहली कक्षा से जा रहे हैं, तो हमें यहाँ केवल लाइमन श्रेणी प्राप्त होती है, लाइमन श्रेणी, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो क्वेश्चन यहीं से मालूम किया जाएगा आप लोगों से कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के, सॉरी हाइड्रोजन परमाणु के लिए अवशोषण संक्रमण में कौन सी श्रेणी प्राप्त होती है, तो कौन सी श्रेणी प्राप्त होती है, लाइमन श्रेणी। उसके बाद देखेंगे उत्सर्जन संक्रमण। उत्सर्जन संक्रमण, तो देखो आगे, उत्सर्जन संक्रमण। अवशोषण संक्रमण और उत्सर्जन संक्रमण पढ़ने से पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूं। जब हाइड्रोजन परमाणु को बाहर से ऊर्जा दी जाती है तो हाइड्रोजन परमाणु विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में ऊर्जा ग्रहण करता है, ठीक है, तथा उसके बाद ऊर्जा को उत्सर्जित करके अपनी पुनः अवस्था में वापिस आ जाता है, अर्थात मूल अवस्था में आ जाता है। तो जिस रूप में वह ऊर्जा को ग्रहण करता है या ऊर्जा को उत्सर्जित करता है, ठीक है, तो वहां विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरंगदैर्घ्य अलग अलग होती है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन ऊर्जा पाकर पहली कक्षा से दूसरी कक्षा में जा रहा है तो उसकी तरंगदैर्घ्य अलग है, पहली कक्षा से तीसरी कक्षा में जा रहा है तो उसका तरंगदैर्घ्य अलग है, पहली से अगर छठी में जा रहा है तो उसकी तरंगदैर्घ्य अलग है। तो ये अलग अलग तरंगदैर्घ्य ही स्पेक्ट्रम कहलाती है, ठीक है, अलग अलग तरंगदैर्घ्य के रूप में ऊर्जा ग्रहण करना ही स्पेक्ट्रम कहलाता है। इसी प्रकार से आता है जब उत्सर्जित करता है, तो मान लीजिए कि कोई इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन परमाणु का 10वीं कक्षा में पहुंच गया, ठीक है, मतलब इतनी एनर्जी उसके पास होगी कि वो n बराबर 10 में पहुंच गया। उसके बाद वो त्याग के आएगा तो वो 9वीं कक्षा में भी आ सकता है, कम एनर्जी त्यागी, ज़्यादा एनर्जी त्याग के वो 8वीं कक्षा में भी आ सकता है। जब वह ऊपर से नीची कक्षा में लौटता है तो अलग अलग तरंग दैर्घ्य की विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्सर्जित करता है, जिन्हें हम स्पेक्ट्रम कहते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम। तो वैसे ही ठीक इसका उल्टा कर देंगे, उत्सर्जन संक्रमण, उत्सर्जित संक्रमण, ठीक है। उत्सर्जन संक्रमण में देखो, अभी आपको बताया गया था n बराबर 1, जिसे मैंने बताया था मूल अवस्था या निम्नतम अवस्था। अब किसी इलेक्ट्रॉन को आपने एनर्जी दी और वो दूसरी कक्षा में चला गया था, n बराबर 3, n बराबर 4, ठीक है। ये गैप लगातार, एनर्जी गैप लगातार कम होता चला जाएगा, ठीक है, n इनफाइनाइट, ठीक है। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन आयनित अवस्था से मूल अवस्था में लौटता है, ठीक है, जब कोई उच्च कक्षा से
जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से पहले ऊर्जा स्तर में लौटता है तो वहां लाइमन श्रेणी प्राप्त होती है। ध्यान रखना, लाइमन श्रेणी। ठीक है, मैं n बराबर 5 भी लिख देता हूं यहां। ठीक है, जब कोई इलेक्ट्रॉन ऊंचे ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में लौटता है तो बामर श्रेणी प्राप्त होती है, बामर श्रेणी। ठीक है, जब कोई इलेक्ट्रॉन ऊंचे ऊर्जा स्तर से तीसरे ऊर्जा स्तर में लौटता है तो पाषाण श्रेणी प्राप्त होती है, पाषाण श्रेणी। ठीक है, जब कोई इलेक्ट्रॉन ऊंचे ऊर्जा स्तर से चौथे ऊर्जा स्तर में लौटता है तो ब्रैकेट ब्रैकेट श्रेणी प्राप्त होती है, और जो पांचवें में लौटता है तो फुंड श्रेणी प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये श्रेणियां तो आपको पता है और ये पता भी होना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये स्पेक्ट्रम के किस भाग में पाई जाती है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो देखो लाइमन श्रेणी में जो तरंगदैर्घ्य ऊंचे ऊर्जा स्तर से लाइमन श्रेणी में लौटती है तो उसकी तरंगदैर्घ्य होती है 1/λ बराबर आर 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर। और जहां n होता है ये 1 का स्क्वायर है भाई, 1 स्क्वायर, और n बराबर होता है 2 3 4 5 6 इनफाइनाइट तक कहीं भी लौट सकता है। ठीक है, ये जो r है इस r को देखो, r होता है रिडबर्ग नियतांक, इसको कहते हैं रिडबर्ग नियतांक। ठीक है भाई, इसका मान होता है 1.097 इंटू 10⁻⁷ मीटर इनवर्स। ठीक है, ध्यान रखेंगे r का मान कितना होता है, r का मान होता है 1.097 इंटू 10⁻⁷ मीटर इनवर्स। ध्यान रखेंगे इसको। ठीक, इसी प्रकार से अगर मैं बामर श्रेणी के तरंगदैर्घ्य की बात करूं तो 1/λ बराबर हो जाएगा r 1/2 स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। तो इसके लिए n का मान कितना होगा, 3 4 5 6 इनफाइनाइट तक। ठीक, ऐसे ही ऊपर की सीरीज भी आप बनाते चले जाएंगे, बस यहाँ तीन ये 2 की जगह 3 हो जाएगा, 3 के लिए 4, 4 के बाद 5, ऐसे ही सीरीज आप प्राप्त करते चले जाएंगे तरंगदैर्घ्य अगर आपसे फाइंड करा रहा है तो क्वेश्चन में। उसके बाद देखिए, तो जो क्वेश्चन महत्वपूर्ण है उसको देखिए। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम दो भागों में दिखाई देता है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ठीक है, इसके भाग देखिए आप, इसके भाग देखो। दृश्य भाग, अदृश्य भाग। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम दो भागों में दिखाई देता है, दृश्य भागों में और अदृश्य भागों में। दृश्य भाग में केवल बामर श्रेणी दिखाई देती है। तो ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि बामर श्रेणी स्पेक्ट्रम के किस भाग में दिखाई देती है, तो किस भाग में दिखाई देती है, दृश्य भाग। अदृश्य भाग दो भागों में बटा हुआ है, परावैंगनी भाग, दूसरा है अवरक्त भाग। ठीक, अवरक्त भाग। परावैंगनी भाग में आपकी लाइमन श्रेणी प्राप्त होती है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है कि लाइमन श्रेणी स्पेक्ट्रम के किस भाग में दिखाई देती है, परावैंगनी भाग में। और अवरक्त भाग में आपकी पाषाण श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी
और फुंड श्रेणी। ये तीन श्रेणियां आपको अवरक्त भाग में दिखाई देती है। ठीक है, तो यहां तक परमाणु से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते थे, श्रेणियों से संबंधित, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से संबंधित, बोहर के सिद्धांत से, रदरफोर्ड के सिद्धांत से जितने भी क्वेश्चन यहां से बन सकते थे आप लोगों को बता दिए गए हैं। वीडियो को बार बार देख के रिवाइज करें, नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है आपको, बस वीडियो को बार बार देखे जाएं, याद हो जाएगा। ठीक है, आपको अगर ये सेशन पसंद आ रहा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं। आप जिस टॉपिक से संबंधित भी वीडियो चाहते हैं वो कमेंट्स में लिखें। ठीक है, आपका जो भी टॉपिक कमज़ोर हो उसको आप कमेंट्स में लिखें, उसका बहुत ही आसान तरीके से आपको वीडियो बना के दी जाएगी। यहाँ से बस शॉर्ट्स नोट्स, आपको एकेडमिक की तरह तैयार नहीं करना। आप एकेडमिक तो आपने पास कर लिया है, आप किस कक्षा की तैयारी कर रहे हैं, मतलब किस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, उस एग्ज़ाम को भी लिखें आप, उसी लेवल के आपको वीडियो बना दी जाएगी। हर टॉपिक से संबंधित आसान वीडियो बनाई जाएंगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।